और अब शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर की, बात करेंगे डील की और बात करेंगे उस हर चाल की जो इस वक्त अंदर खाने चली जा रही है। बिसात बिछाई जा चुकी है और तैयारी है कि कैसे डील के नाम पर सारी कहानी पलटी जाए। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। डील फाइनल, लेकिन हॉर्मूज नहीं खुलेगा। यह हम नहीं कह रहे, यह वो कदम बता रहा है जो युद्ध के दौरान ईरान ने उठाया। माइंस बिछा दी, माहम 300 और ऐसी कई माइंस जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बिछाई गई। चलिए बिछा तो गई, लेकिन सवाल यहां यह हो गया है कि अब उन माइंस को हटाएगा कैसे। पता ही नहीं है कि कहां पर वो माइंस लगाई गई थी, कहां पर वो माइंस बिछाई गई। और इस वजह से अब सवाल मंडरा रहा है, पूछ रहा है कि भाई साहब ये माइंस वाला कार्यक्रम कब होगा। और अगर इन्हें हटाने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी हुई तो यकीन मानिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात तो सामने आई है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है और यह वक्त बहुत लंबा हो सकता है। हफ्ते दर हफ्ते नहीं, महीनों लग सकते हैं। अब आखिर इसमें किसकी मदद से इन माइंस को हटाया जाएगा, वो इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर विश्लेषण करेंगे वो है कि अब जंग के बाद ताकतवर ईरान नजर आ रहा है। ये मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट बता रही कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर बाब अल मंदेब तक कंट्रोल में ईरान के पास। मौका दिया किसने? अमेरिका ने। युद्ध करके एक मौका दिया और ईरान को यह समझ में आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर नस दबा दी जाए तो वैश्विक स्थिति खराब हो सकती है और यह चीज ईरान को पता है। और इस वजह से ईरान इस वक्त ताकतवर नजर आ रहा है, यानी युद्ध से नुकसान अमेरिका की नजरों में ईरान को हुआ है, लेकिन रिपोर्ट यह कह रही है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। कैसे, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा और विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे वो है कि G7 में ट्रंप की दहाड़ देखने को मिली है। दोस्ती में दरार आई है। दोस्ती में दरार से आप समझ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया और एक बार फिर से कहा है, वो भी कहां पर? G7। कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता। और इजराइल को नहीं पता है, उसमें यह क्षमता नहीं है डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाते। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इजराइल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर चुके थे। और अब ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इन सब बातों से पलटी मार गए और कह रहे हैं कि ये नहीं होते तो इजराइल नहीं होता। नेतन्याहू को बचाने का काम इन्होंने किया। अब इस तरह के बयान G7 जैसे वैश्विक मंच पर क्यों दिया गया, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं। वो है कि अंतिम समय में समझौता अटकेगा। यह दावा किया जा रहा है, यह विश्लेषण किया जा रहा है दर्शकों, और कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं। इजराइल डे 1 से लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है और फिर से एक कहानी और एक खबर सामने आई जिसमें लेबनान पर हमला किया गया और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ डील की बात हो रही है, एक तरफ डील पर डिजिटल साइन की कहानी कही जा रही है, जेनेवा में तैयारी की जा रही है, 19 तारीख का वेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू हमले कर रहे हैं। और अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो वो 14 पॉइंट्स याद करिए जिसमें लेबनान को लेकर ईरान ने साफ कहा था कि हमले वहां पर भी रुकने चाहिए। लेकिन हमले तो नहीं रुक रहे, और अगर हमले नहीं रुक रहे हैं तो क्या यह डील पास होती हुई नजर आएगी? यही बड़ा सवाल है जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी की कैसे वर्ल्ड वॉर में अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दरार आ चुकी है। माइंस वाली कहानी को लेकर परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। फ्रांस ने हालांकि मदद करने की बात जरूर कही है, लेकिन इस मदद के जरिए क्या वो माइंस हटाने में काम आ पाएंगे? कितना लंबा समय लगेगा
ये इस वक्त बड़ा सवाल बना मंडरा रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेंगे आज की 4 और बड़ी खबरों पर। और वर्ल्ड वॉर में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप का बड़ा एक्शन प्लान देखने को मिला। ईरान समझौते पर विरोध भारी पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन में बड़े फेरबदल के संकेत हैं। रक्षा मंत्री और CIA चीफ पर गाज की तैयारी नजर आ रही है। पीट हेग्सेथ और CIA प्रमुख की छुट्टी फिलहाल के लिए तय मानी जा रही है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा फेरबदल है। कहा जा रहा है कि ये डील के खिलाफ थे और इस वजह से यह तैयारी की जा रही है, लेकिन डील हो गई है, डिजिटली साइन भी हो गए, बयान भी आ गया। सबसे बड़ा सवाल लेकिन अभी भी समंदर की गहराइयों में दबा पड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि छिपा पड़ा है कि आखिर हॉर्मूज खुलेगा कैसे। जिस जलमार्ग से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, उसके नीचे बारूद की बिसात बिछी हुई है और दावा है कि ईरान ने समुद्र के भीतर माहम 3 माइंस तैनात कर रखी है। और जानते हैं, हर माइंस में सैकड़ों किलो विस्फोटक है, यानी कुल मिलाकर हजारों किलो बारूद समंदर में। समंदर के भीतर मौत का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसे हटाना किसी एक बटन का खेल नहीं। अमेरिका कह रहा है डील के बाद रास्ता खुलेगा। ईरान भी आवाजाही बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह कि जिन पानी की गहराइयों में माइंस बिछी हैं, उन्हें निकालेगा कौन और कैसे निकाला जाएगा? ईरान, अमेरिका या फिर फ्रांस और ब्रिटेन की माइंड स्वीपिंग टीमें? क्योंकि एक भी बारूदी सुरंग, दर्शकों, अगर फट गई तो सिर्फ एक जहाज नहीं डूबेगा, पूरी दुनिया के तेल बाजार में विस्फोट हो जाएगा। हॉर्मूज में माइन का पहरा खुले तौर पर देखने को मिल रहा है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि भाई साहब, इन माइंस को हटाने का काम कौन करेगा? कैसे समुद्री रास्ता खुलेगा? यह सवाल है। तेल की लाइफलाइन पर माइन का पहरा नजर आ रहा है। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें जो हैं वो नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा माइंस बिछाई गई माहम 3। और इस माहम में करीब एक माइंस की अगर हम बात करें तो 340 किलो विस्फोटक होता है और 100 के हिसाब से अगर गुणा कर दें तो 34,000 किलो होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप सोच लीजिए ये जब फटेगा तो क्या स्थिति है। यानी पहले बारूद हटेगा और उसके बाद से समुद्री रास्ता खुलेगा, लेकिन ये खुलेगा तब जब वहां से माइंस हटाई जाएगी। लेकिन माइंस हटाने के पीछे की तैयारी नहीं, कौन इसकी पहल करे और कहां पर ये माइंस बिछी हैं, किस जगह पर बिछी हैं, ये याद ही नहीं। तो ये पूरा कार्यक्रम कैसे होगा, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। कागज पर शांति, समंदर में बारूद, कैसे खुलेगा हॉर्मूज? डील हो गई, डिजिटल साइन भी हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी समंदर की गहराई में दफन है। सवाल यह है कि क्या हॉर्मूज सिर्फ एक राजनीतिक समझौते से खुल जाएगा या फिर दुनिया को अभी भी बारूद के उस जाल से गुजरना पड़ेगा जिसे ईरान ने समंदर के नीचे बिछा रखा है। 34 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मूज दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन, जहां से गुजरता है वैश्विक तेल और गैस का करीब 20% कारोबार। लेकिन आज इस समुद्री रास्ते के नीचे मौत का सामान बिछा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पानी के भीतर माहम 3 नाम की 100 से ज्यादा समुद्री माइंस तैनात कर रखी हैं। हर माइंस में करीब 340 किलो विस्फोटक है, यानी समंदर के भीतर हजारों किलो बारूद छिपा है। दावा तो यहां तक है कि पूरे इलाके में लगभग हर मीटर पर 1 किलो विस्फोटक के बराबर खतरा मौजूद है। अब जरा सोचिए, ऊपर से गुजरेंगे तेल के टैंकर, कंटेनर जहाज और युद्धपोत, और नीचे बिछी होंगी बारूदी सुरंगें। एक छोटी सी चूक और समुद्र में आग का ऐसा गोला उठ सकता है
जिसकी गूंज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे। यही वजह है कि डील के बावजूद होर्मुज का रास्ता तुरंत नहीं खुल सकता। जानकार मानते हैं कि माइंस हटाने और समुद्री मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में कम से कम 30 दिन लग सकते हैं। कुछ सैन्य आकलन तो 6 महीने तक का वक्त लगने की बात कह रहे हैं। कुछ सैन्य आकलन तो ये भी कहते हैं कि अगर माइंस बड़े इलाके में बिछाई गई तो सफाई अभियान 6 महीने तक भी खिंच सकता है। यानी डील पर साइन होते ही जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होगी। पहले समुद्र के नीचे छिपे बारूद को निकालना होगा, तभी दुनिया की तेल सप्लाई की नस फिर से सामान्य तरीके से धड़क पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिन माइंस को ईरान ने बिछाया, क्या उन्हें हटाना उसके लिए भी आसान होगा? क्योंकि समुद्र की गहराई में बिछाई गई हर बारूदी सुरंग सिर्फ विस्फोटक नहीं बल्कि एक रणनीतिक पहेली भी है। ईरान ने अभी तक यह नहीं बताया कि माइंस हटाने का ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस काम में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद ली जा सकती है। फ्रांस पहले ही संकेत दे चुका है कि समझौते के बाद वो होर्मुज को साफ करने में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसलिए अब दुनिया की नजरें सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान पर नहीं बल्कि होर्मुज की उन लहरों पर टिकी हैं जिनके नीचे बारूद सो रहा है। डील हो गई, लेकिन असली जंग अभी बाकी है, क्योंकि कागज पर समझौता तो हो सकता है, समंदर के नीचे बिछे बारूद पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो समंदर के नीचे बारूद का क्या होगा? होर्मुज खुलेगा कैसे? जब समंदर के नीचे अभी भी बारूद सो रहा है, तो क्या डील के बाद भी होर्मुज बंद ही रहेगा? क्या समंदर के नीचे छिपा बारूद शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नहीं है? और क्या दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा माइंस हटाने के इस मिशन पर टिकी हुई है? आखिर समुद्री रास्ता खुलेगा कैसे? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि समुद्र से बारूद हटाना इतना आसान नहीं है दर्शकों। पहले माइंस की सटीक लोकेशन की पहचान करनी होगी। अंडर वाटर ड्रोन और माइन स्वीपर जहाजों की तैनाती की जाएगी। नियंत्रित विस्फोट कर माइंस को निष्क्रिय किया जाएगा और सुरक्षा जांच के बाद ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होगी। यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस रहने वाला है, ये चुटकियों में नहीं होगा, वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा वो भी समझना बेहद जरूरी है। वक्त को लेकर विशेषज्ञों के माने तो कम से कम 30 दिन का आकलन किया गया है और कुछ आकलनों में कई महीनों तक का वक्त बताया गया है। यानी हर माइंस को अलग अलग खोजकर हटाना पड़ेगा कि ये माइंस यहां पर है, पहले तो उसको ढूंढो कहां पड़ा हुआ, फिर वहां से उसको हटाओ। और जरा सी चूक हो गई बॉस तो वो निपटा देगा, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन ये ईरान के अकेले की बस की बात नहीं है, तो इसमें मदद कौन करेगा? मदद के लिए फ्रांस की बात सामने आ रही है। ब्रिटेन ने भी माइंस हटाने वाले जहाज तैनात किए और तो और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से होर्मुज को सुरक्षित बनाने की तैयारी है। यानी होर्मुज की सफाई इतनी आसान नहीं रहने वाली, बहुत कठिन। नीचे बारूद है, ऊपर दुनिया की नजर है। तेल की लाइफलाइन खोलने से पहले माइन मिशन कंप्लीट करना। समंदर साफ होगा तभी तेल के जहाज वहां से निकलते हुए नजर आएंगे और इस काम को आसान बनाने में ब्रिटेन फ्रांस मदद करता हुआ नजर आ सकता। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, लेबनान में इसराइल तबाही मचा रहा। इसराइल का लेबनान पर फिर से एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले, जिसमें इसराइल ने 4 हवाई हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान में जबरदस्त तबाही और 4 लोगों की मौत की खबर जो है देखने को मिल रहा। आप देखिए ये नाराजगी, नेतन्याहू लगातार इसी बात पर अडिग है कि उन्हें डील से कोई लेना देना नहीं और वो ऐसे हमले करते रहेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह ये हमला रहा। लगातार दक्षिणी लेबनान की हम जो बात कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों को, रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जाए। किसके नाम पर? कि यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था कि आतंकियों की पहचान के नाम पर रिहायशी इलाकों पर हमला करना गलत है। और ये इनको कब समझ में आया? जब डील वाली बात सामने आई।
मतलब जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डिप्लोमेटिक डील के बीच अब बड़ा सुरक्षा अलर्ट सामने आया। दर्शकों, एक रिपोर्ट ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हालिया संघर्ष के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया, यह रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब ईरान जब चाहे, जब मन किया, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता रखता है। और यह मौका दिया किसने, यह आपको पता है, अमेरिका। इसे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार माना जा रहा है, जिसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं है दर्शकों, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे झकझोर देने वाला हो सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि अगर परमाणु वार्ता टूटती है तो ईरान यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्टेट से भी तनाव बढ़ा सकता है। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। क्या आने वाले दिनों में यह डील शांति लाएगी या फिर वैश्विक टकराव की नई लकीर खींचती जाएगी, यह भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान कैसे स्ट्रेटेजिक पावर हाउस पर है, कैसे उसकी ताकत दोगुनी हुई है, कैसे वो मजबूत खड़ा है, वो भी समझिए। खुफिया एजेंसियों की बड़ी चेतावनी, जिसमें यह कहा गया एक रिपोर्ट के जरिए कि जंग के बाद पावर बैलेंस बदलता हुआ नजर आया। जंग के बाद ईरान ताकतवर हुआ है, ईरान की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बढ़ी है, होर्मुज को बंद करने की क्षमता बढ़ गई। कंट्रोल वाली बात ईरान के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब चाहे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर सकता है और करके दिखाया भी। दो समुद्री रास्तों पर संकट है दर्शकों। होर्मुज दुनिया की लाइफलाइन पर खतरा है। होर्मुज के अलावा बाब अल मंदेब, जहां नया टेंशन जोन नजर आ रहा है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान बना स्ट्रैटेजिक पावर हाउस, होर्मुज पर खतरे की नई दस्तक। जंग के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की चर्चाओं के बीच अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया है कि हालिया संघर्ष के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार ईरान अब ऐसी क्षमता विकसित कर चुका है कि वो जरूरत पड़ने पर दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज को आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि केवल सैन्य ताकत का मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव बनाने वाली रणनीतिक क्षमता बन चुकी है। खुफिया एजेंसियों का यह भी आकलन है कि ईरान की यह नई स्थिति किसी एक हथियार से नहीं, बल्कि नेटवर्क आधारित प्रभाव और क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए बनाई गई क्षमता का नतीजा है। सबसे गंभीर दावा उस हिस्से में सामने आता है जहां कहा गया है कि अगर परमाणु वार्ता टूटती है तो ईरान यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंडेब में भी तनाव पैदा कर सकता है। ये वही संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो लाल सागर को वैश्विक व्यापार की मुख्य धमनियों से जोड़ता है। यानी तस्वीर साफ है, अगर यह परिदृश्य वास्तविकता बनता है तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री मार्ग एक साथ संकट में आ सकते हैं। एक और होर्मुज, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और दूसरी ओर बाब अल मंदेब, जो यूरोप एशिया व्यापार का लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के इस आकलन ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में चिंता और बढ़ा दी है कि आने वाले समय में टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्री अर्थव्यवस्था की नसों पर केंद्रित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं
कि आकलन संभावित जोखिम परिदृश्य है, न कि तत्काल हमले या बंदी की पुष्टि। लेकिन वैश्विक संकेत यही है कि पश्चिम एशिया में हर कदम अब केवल कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का हिस्सा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। G7 चर्चा का विषय बना हुआ है। G7 के मंच से एक ऐसा राजनीतिक धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब खुली तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने सीधे सीधे नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाते हुए जो कहा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है दर्शकों, जहां से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रास्ते अलग अलग हो गए। ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ये और ज्यादा कैसे देखने को मिला, वो मिला G7 के जरिए। ये दरार जो देखने को मिली G7 में खुलकर इसकी कहानी सामने आई, क्योंकि नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। वहां से भी कह दिया कि इजरायल की सैन्य रणनीति जो है वो पूरी तरह से गलत है, हमारे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता, नेतन्याहू में फैसले लेने की समझ नहीं। अब ये सब बयान, ये सब कहानी जो है कब सामने आ रही है, जब डील को लेकर डिजिटल साइन वाली चीजें हो रही है। कह रहे हैं इजरायल का सैन्य तरीका जो है वो गलत है, गैर जरूरी है। ये इनको अब समझ में आ रहा है। अमेरिका इजरायल रिश्तों में तनाव के संकेत खुलकर सामने आ रहे हैं दर्शकों। रिपोर्ट देखिए। G7 में कूटनीतिक धमाका, नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप, मेरे बिना इजरायल नहीं होता। G7 मंच से उठी वो आग जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति हिला दी है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की सैन्य रणनीति पर खुलकर हमला बोल दिया, और हमला भी ऐसा कि कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैल गया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों को ढूंढने के लिए रिहायशी इमारतों को उड़ाना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह गैर जरूरी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मौजूद ट्रंप ने एक और सनसनीखेज बयान दे डाला, अगर अमेरिका और मैं ना होते तो आज इजरायल का अस्तित्व ही ना होता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वो किया जो कोई राष्ट्रपति करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वो बीच में ना आते तो इजरायल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की नाराजगी की असली वजह ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता। एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर से ठीक पहले इजरायल द्वारा लेबनान के बेरूत पर हवाई हमला किया गया और यहीं से माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने नेतन्याहू पर सीधा हमला करते हुए कहा, उनमें फैसले लेने की सही समझ नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं, इजरायली सेना तब तक लेबनान में रहेगी जब तक जरूरी होगा। वहीं ईरान की शर्तों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की मांग की गई। एक तरफ शांति समझौता, दूसरी तरफ युद्ध के मोर्चे और बीच में फंसी वैश्विक कूटनीति। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय MOU पर अंतिम मुहर लगने ही वाली है, लेकिन इजरायल इसे रणनीतिक आत्मघात बता रहा है। ट्रंप इसे सिर्फ डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटी कह रहे हैं, लेकिन इजरायल इसे अस्तित्व का सवाल मान रहा है। कभी दोनों नेता एक दूसरे को सबसे मजबूत सहयोगी बताते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में समझौते अक्सर कागजों पर शांति लिखते हैं और जमीन पर युद्ध की पटकथा तैयार करते हैं, और इस बार कहानी के केंद्र में है ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान का सबसे बड़ा दांव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो इन दोनों के रास्ते अलग हैं।
नेतन्याहू ने जंग के मैदान में खड़े होकर लेबनान के खिलाफ जंग जारी रखी। खुद को ट्रंप के समझौते से अलग करते हुए साफ कर दिया है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। और नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब है। यानी ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। यूएस ईरान डील के बाद पश्चिम एशिया में तनाव देखने को मिलने वाला है। अभी तो नॉर्मल है, क्योंकि इजराइल की एंट्री की वजह से सब कुछ गड़बड़ होता नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान डील की अगर हम बात करें तो इजराइल की नाराजगी है। अमेरिका की मध्यस्थता से बना नया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क सीरिया में सिक्योरिटी जोन बनाए रखने का दावा भी है। ईरान समर्थित समूह की हम जो बात कर रहे हैं वो भी समझना बेहद जरूरी है। पीछे हटने को इजराइल तैयार नहीं है। यूएस ईरान डील के बाद पश्चिम एशिया में यह नया तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान डील पर इजराइल की कड़ी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका की मध्यस्थता से नया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क बना है और तो और सीरिया में सिक्योरिटी जोन बनाए रखने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान समर्थित समूहों पर इजराइल का फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है दर्शकों, क्योंकि ईरान जानता है और इजराइल जानता है कि अगर प्रॉक्सीज को नहीं खत्म किया गया, हिजबुल्लाह हुती को नहीं खत्म किया गया तो कहानी कुछ और हो जाएगी और उसको अपना सपना पूरा करना है। और इसी वजह से वो अमेरिका के साथ नजर नहीं आ रहा है, अपने रास्ते अलग कर चुका है। ये पूरी कहानी है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले लगातार जारी रहेंगे, ये कहा भी है और हमले देखने को मिले भी हैं, खासकर दक्षिणी लेबनान में। और हमले हो रहे हैं। परमाणु हथियार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, जो बात शुरू से वो कहते आ रहे थे। हिजबुल्लाह मुद्दे पर क्षेत्रीय टकराव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने सुरक्षा जोन को रणनीतिक मजबूती बताया और 48 घंटे कैसे भारी हो सकते हैं वो भी समझना बेहद जरूरी है। क्या कहा जा रहा है? नेतन्याहू ने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की बात ही नहीं मानी। साथ ही ईरान के साथ यूएस की डील मंजूर नहीं है, नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन परमाणु हथियार बना उस दिन वो हमला कर देगा, उस रेंज की अगर चीजें होती हुई नजर आए। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत मिले और इस वजह से ये नाराज नजर आ रहा है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। ये कहानी कल भी सामने आएगी। मेरे रहते ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। आप समझिए कि मैसेज कितना बड़ा है। कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसी तरह से हमले जो हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। ट्रंप के रोकने के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले लगातार कर रहा है दर्शकों, वो नहीं रुक रहा। और ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ डील में शामिल भी इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि इजराइल नहीं चाहता कि यह डील हो। ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ समझौते की रणनीति बनाई है कि कैसे बीच का रास्ता निकले। नेतन्याहू पर जासूसी का आरोप लगाकर यूएस ने दोस्ती में दरार डालने का काम कर दिया है और यह पूरी कहानी जो है वो चेंज होती हुई नजर आई। यानी शांति समझौते पर इस वक्त आर पार वाली स्थिति अभी भी बरकरार है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।